बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो क्यों होती है और गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ के स्क्वायर का अगर एवरेज लिया जाए तो वो ज़ीरो क्यों नहीं होता। तो हमने ये बात जो है इसको प्रूफ करना है। तो दो बातें हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होती है, ये मैंने आपको बताया था। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये वाली, ये एवरेज को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी तो ज़ीरो होती है, लेकिन अगर एवरेज लेने से पहले मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ का स्क्वायर कर लिया जाए और फिर एवरेज लिया जाए तो फिर आंसर ज़ीरो नहीं आता। यानी एवरेज ऑफ वेलोसिटीज़ तो ज़ीरो है, लेकिन वेलोसिटीज़ के स्क्वायर का एवरेज जो है वो ज़ीरो नहीं होता गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए। हमने इस बात को प्रूफ करना है। तो याद रखिएगा, रैंडम मोशन की वजह से अगर हम गैस की एक वेसल में बात करें तो रैंडम मोशन की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स उस वेसल में जितने मॉलिक्यूल इधर से इधर को जा रहे होंगे उतने ही मॉलिक्यूल इधर से इधर को आ रहे होंगे, और जिस वेलोसिटी के साथ मॉलिक्यूल्स इधर को जा रहे होंगे उतनी वेलोसिटी के साथ मॉलिक्यूल्स इधर को आ रहे होंगे। जितनी वेलोसिटी के साथ मॉलिक्यूल्स ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स उतनी ही वेलोसिटी के साथ नीचे की डायरेक्शन में जाएंगे। यानी फर्ज करो हमारे पास अगर टुवर्ड्स राइट गैस का एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी v है, तो टुवर्ड्स लेफ्ट भी एक मॉलिक्यूल मूव करेगा और इतनी ही वेलोसिटी से मूव करेगा। लेकिन चूंकि दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम इस वाली वेलोसिटी के साथ माइनस का साइन लगा लेते हैं। अब अगर इन दो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का एवरेज लिया जाए तो वो हमारे पास क्या आएगा? वो हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल प्लस वेलोसिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स, जो हमारे पास है माइनस v। ये दोनों मॉलिक्यूल की हमारे पास जो है वो वेलोसिटी का हमने सम ले लिया है। एवरेज लेने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ 1 से 5 तक के नंबर्स का एवरेज लो तो आप 1 से 5 तक के नंबर्स को ऐड करोगे और उनकी तादाद पे डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ चूंकि हम दो मॉलिक्यूल्स की अभी बात कर रहे हैं तो दोनों मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ को ऐड किया। अगर इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो हमें इन दो मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। लेकिन गैस में दो मॉलिक्यूल्स नहीं होते। आपने सीखा है ए फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ हम सपोज कर लेते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैपिटल N हैं। तो कैपिटल N मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का अगर सम करने के बाद वेलोसिटी का सम करने के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिवाइड कर दिया जाए तो वहाँ से हमें गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। यानी ये फार्मूला जो है ये हमें गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी बताता है। अब इसमें मैंने भी आपको बताया जितनी वेलोसिटी से मॉलिक्यूल इधर को जा रहे होंगे उतने ही मॉलिक्यूल उतनी ही वेलोसिटी से इधर को आ रहे होंगे। तो यहाँ से ये दोनों जो हैं प्लस माइनस होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो आ जाएगी। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल्स की इन वेलोसिटीज़ का एवरेज लेने से पहले इनका स्क्वायर कर लें तो फिर क्या होगा? तो इस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है ये वाली, इसका अगर स्क्वायर करें तो हमारे पास आ जाएगी v स्क्वायर। इसी तरह अगर हम इस वेलोसिटी का स्क्वायर करें और फिर ऐड करें तो माइनस v का स्क्वायर कर लिया, फिर उनको ऐड किया और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिवाइड कर दिया। तो अब ये वाला माइनस साइन जो है ये इस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा।
तो हम इसी को लिखेंगे वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यानी वो माइनस का साइन ख़त्म हो गया, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एन। तो ये हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ के स्क्वायर का एवरेज है, जो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस साइन जो है वो प्लस हो गया है। ये ज़ीरो इसलिए हुआ था कि वेलोसिटीज़ कैंसिल हो गई थी ऑपोजिट साइन होने की वजह से। यहाँ साइन ऑपोजिट नहीं होंगे तो वेलोसिटीज़ के स्क्वायर का एवरेज कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकता। इसलिए हम कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का एवरेज तो ज़ीरो होता है, लेकिन उन्हीं मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी के स्क्वायर करने के बाद अगर एवरेज लिया जाए तो वो ज़ीरो नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि जब कार कुछ डिस्टेंस तक चलती है तो उसके टायर के अंदर जो हवा होती है, एयर होती है, उसका प्रेशर क्यों बढ़ जाता है। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि वर्क किस तरह से हीट में कन्वर्ट होता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी किस तरह से हीट में कन्वर्ट होती है। तो जब कार चलती है रोड पर तो रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स होने की वजह से कार का टायर जो है वो अगेंस्ट फ्रिक्शन वर्क करता है, रोड की फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करता है कार का टायर। जब अगेंस्ट फ्रिक्शन वर्क होगा वही वर्क वहाँ पे एज ए हीट एनर्जी अपीयर हो जाएगा। जैसे अगर मैं अपने दो हाथों को इस तरह से मसलूँ तो मैं वर्क कर रहा हूँ अगेंस्ट फ्रिक्शन, इससे क्या होगा, यहाँ हीट प्रोड्यूस हो जाएगी और मेरे हाथ गर्म हो जाएंगे। तो यहाँ भी अगेंस्ट फ्रिक्शन वर्क होने की वजह से जो है वो हीट प्रोड्यूस होगी और वही हीट टायर के अंदर मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ा देगी। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, उन्हीं मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने सीख रखा है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो आपने सीखा है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाता है। तो यहाँ असल में क्या हुआ, फ्रिक्शन थी रोड और टायर के दरमियान, तो वर्क हुआ अगेंस्ट फ्रिक्शन और वही वर्क एज ए हीट अपीयर हो गया, और इसी हीट की वजह से टायर में एयर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से कार के टायर के अंदर जो हवा थी उसका प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि Cp Cv से बड़ा क्यों होता है। Cp है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और Cv है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R के प्रूफ में एक्सप्लेन किया था, और वहाँ हमने 2 पॉइंट सीखे थे कि अगर एक वेसल में गैस मौजूद है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर मौजूद है, पहली कंडीशन है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर मौजूद है, तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर मौजूद है तो जितनी हीट सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी टेम्परेचर बढ़ाने या कह लो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज़ हो जाएगी। लेकिन अगर उसी सिलेंडर में, वेसल में जो गैस है वो कांस्टेंट प्रेशर पर मौजूद हो तो फिर जो हीट सप्लाई करोगे कांस्टेंट प्रेशर पर वो 2 कामों में यूज़ होगी। उसका कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी यानी टेम्परेचर बढ़ाएगा और कुछ हिस्सा वर्क डन बाय सिस्टम में चला जाएगा। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट सप्लाई करनी है वो सारी की सारी टेम्परेचर बढ़ाने यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज़ होगी, और एट कांस्टेंट प्रेशर जो हीट सप्लाई करनी है उसका कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के साथ साथ वर्क में भी चला जाएगा। लिहाजा हमें कांस्टेंट वॉल्यूम पर 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कम हीट देना पड़ेगी, और कांस्टेंट प्रेशर पर 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज़्यादा हीट देना पड़ेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि हमने एक ऐसे प्रोसेस को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है
जिसमें जो है वो हीट ट्रांसफ़र ना हो और सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो भी कांस्टेंट ना रहे, हीट भी ट्रांसफ़र ना हो और टेम्परेचर भी कांस्टेंट ना रहे। तो आपने ये सीख रखा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती और टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो हमारा आंसर होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में फर्दर एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन को हमने डिस्कस किया था। तो चूंकि जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह रहा और हीट सप्लाई नहीं हो रही, हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो है, यानी ये Q की वैल्यू ज़ीरो हो गई, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इट मीन्स इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। तो जब यहाँ Q ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये इस Q के ज़ीरो होने से इस दो फॉर्म्स में आ जाएगा। पहले केस में हमने डेल्टा U को उठाकर इधर लिखा है तो वो डेल्टा U इधर जाके माइनस हो जाएगा, W पॉजिटिव रह गया। दूसरे केस में हमने W को इधर लेकर आए हैं जिसकी वजह से W माइनस हो गया है और डेल्टा U इधर पॉजिटिव है। तो ये इक्वेशन जो है ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन को एक्सप्लेन कर रही है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, वर्क डन बाय सिस्टम, हीट एंटर नहीं होती, इस वजह से इंटरनल एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। ये माइनस साइन इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज बता रहा है। और ये इक्वेशन जो है ये एडियाबैटिक कंप्रेशन के बारे में बताती है। एडियाबैटिक कंप्रेशन में वर्क ऑन सिस्टम होता है जिसकी वजह से अंदर वर्किंग सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्लाउड फॉर्मेशन आ जाएगा, बर्स्ट ऑफ टायर आ जाएगा, जो हमने रेगुलर लेक्चर्स में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने कोई ऐसी एग्जांपल देनी है जिसमें इंटरनल एनर्जी जो है वो वर्क यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसी एग्जांपल बतानी है जिसमें इंटरनल एनर्जी वर्क यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये भी हमने ये दो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। इनमें से वो कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसमें इंटरनल एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रही है। तो वो हमारे पास होगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में आपको बताया वर्क डन बाय सिस्टम, और वर्क करने के लिए एनर्जी जो है वो अंदर से वर्किंग सब्सटेंस प्रोवाइड करेगा जिससे वर्किंग सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। लिहाजा हम कह सकते हैं कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है वो वर्क डन में कन्वर्ट होती है, यानी इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है और वर्क डन बाय सिस्टम हो जाता है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, जो इसके अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 11 में वो ये कहता है कि ऐसी एग्जांपल को एक्सप्लेन करें जिसमें वर्क हीट में कन्वर्ट हो। तो वर्क हीट में कन्वर्ट हो, इसमें हमारे पास जो है वो एग्जांपल आ जाएगी एडियाबैटिक कंप्रेशन की। ये देखो वर्क डन ऑन सिस्टम हुआ तो क्या हुआ, अंदर वर्किंग सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। इंटरनल एनर्जी जब बढ़ेगी तो वहाँ पे एज ए हीट अपीयर होगी। लिहाजा हम कह सकते हैं कि एडियाबैटिक कंप्रेशन यानी -W इज इक्वल टू डेल्टा U जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वर्क डन जो है वो हीट या इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें वो ये कहता है कि क्या हम एक ऐसा इंजन डिवेल्प कर सकते हैं जिसमें कोल्ड रेजरवायर ना हो। तो मैंने आपको कार्नाट इंजन के स्टार्ट में ये बात बताई थी कि हीट इंजन की वर्किंग के लिए हॉट रेजरवायर और कोल्ड रेजरवायर की ज़रूरत होती है ताकि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट एनर्जी फ्लो कर सके। तो अगर हम कोल्ड रेजरवायर यानी सिंक को ख़त्म कर देंगे तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वर्किंग सब्सटेंस हॉट रेजरवायर से आने वाली सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है
और सिंक की तरफ हीट नहीं जा रही, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी इंजन हॉट रेजरवायर से आने वाली सारी की सारी हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दे और सिंक की तरफ हीट एनर्जी इजेक्ट ना करे। यानी कि हम जो है वो ये कह सकते हैं कि कोल्ड रेजरवायर का ख़त्म होना अगेंस्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। लिहाजा एक ऐसा इंजन डेवलप नहीं किया जा सकता जिसमें कोल्ड रेजरवायर नहीं होगा, यानी इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल हीट इनटू वर्क। हॉट रेजरवायर से आने वाली सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उसमें उसने कहा है कि एक थर्मस के अंदर हमारे पास जो है वो वाटर है फॉर एग्जांपल या फ्लूइड है, उसको हमने शेक करना है थर्मस को। तो उससे शेक करने से थर्मस के अंदर मौजूद फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा या क्या हो जाएगा? तो सिंपल बात है, जब आप थर्मस को शेक करेंगे तो अंदर मौजूद लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 11.10। इसमें हमने जो है वो इस बात को डिस्कस करना है कि एसी के आउटडोर और इनडोर दोनों को रूम में ही फिट कर दिया है। तो आप मुझे सोच के बताएं, अगर एसी का आउटडोर और इनडोर दोनों रूम के अंदर हों तो क्या उस रूम में टेम्परेचर कम होगा यानी ठंडक होगी? तो कभी नहीं हो सकती। उसकी रीज़न ये है कि कंप्रेसर ने जो हीट अब्जॉर्ब रूम में से करके एक्सपेल करनी है रूम से बाहर, वो तो दोबारा रूम में एक्सपेल करी जाएगा। देखो, हीट रूम में से अब्जॉर्ब करनी थी और बाहर आउटडोर ने भेजनी थी कंप्रेसर ने, लेकिन हमने आउटडोर भी रूम के अंदर ही लगा दिया है, कंप्रेसर भी रूम के अंदर है। तो कंप्रेसर जितनी हीट अब्जॉर्ब करेगा उतनी हीट दोबारा उस रूम में एक्सपेल कर देगा। लिहाजा उस रूम का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। इसी बात को हम एक और तरीका से एक्सप्लेन करते हैं कि कंप्रेसर जो होगा वो हीट अब्जॉर्ब करके एक्सपेल करने के लिए वर्क करेगा, और वर्क डन बाय कंप्रेसर जो होगा वो एज ए हीट अपीयर हो जाएगा, जिसकी वजह से रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकता है। लेकिन अगर वर्क डन बाय कंप्रेसर की वैल्यू बहुत स्मॉल हो तो फिर वो वर्क जो है वो बहुत स्मॉल हीट प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। लिहाजा रूम का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चंस थे जिनको हमने डिटेल से डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।